स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर मुख्य परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है सामाजिक समूह की विशेषताएं। उत्तर की शब्द सीमा लगभग 200 रखी गई है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए बिना समय गंवाए उत्तर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं सामाजिक समूह की विशेषताएं। आगे देखें, सामाजिक समूह वह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य, पारस्परिक जागरूकता और निरंतर अंतःक्रिया के आधार पर एक दूसरे से मिलकर जो संगठन बनाते हैं। इसका मतलब कि सामाजिक समूह क्या है भाई? तो सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है जो, या यूं कह लें कि एक संग्रह है जो एक सामान्य उद्देश्य, पारस्परिक जागरूकता और परस्पर अंतःक्रिया के आधार पर एक दूसरे से मिलकर बनता है। सामाजिक समूह की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब सामाजिक समूह की हम विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे। पहला है व्यक्तियों का संग्रह। किसी भी समूह के निर्माण के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है जो किसी न किसी आधार पर स्वयं को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं। अब यहाँ देखें तो कोई भी जो समूह होता है वो एक प्रकार से व्यक्तियों का संग्रह होता है। कम से कम दो और अधिकतम कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। कम से कम दो व्यक्ति अनिवार्य रूप से उसमें होते हैं जो किसी न किसी आधार पर स्वयं को एक दूसरे से जुड़ा हुआ या संबंधित मानते हैं। इसका मतलब है कि जो समूह या जो समग्रता बनता है, व्यक्तियों का संग्रह जो बनता है वह किसी न किसी आधार पर बनता है। किसी आधार पर दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है इकट्ठे होते हैं तो वह समूह का निर्माण करते हैं। तो व्यक्तियों का संग्रह है, पहली विशेषता आपका हो गया। आइए देखें आप, तो दूसरी विशेषता ये कह रहा है निश्चित ढांचा। दूसरी विशेषता निश्चित ढांचा। हर सामाजिक समूह के अपने नियम, स्तर और भूमिकाएं तय होती हैं जो उन्हें एक निश्चित ढांचे में बांधती हैं। अब यहाँ जो भी सामाजिक समूह होते हैं उन सामाजिक समूहों के कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ अपने परिस्थिति होती है, अपनी कुछ भूमिकाएं होती हैं और उन्हीं के आधार पर जो है उस समूह का ढांचा जो है वो तैयार होता है। उस संगठन या उस समूह का ढांचा जो है, उस समग्रता, व्यक्तियों की समग्रता का ढांचा जो है वो तैयार होता है। क्योंकि बिना किसी निश्चित ढांचे के कोई भी मानवीय संकलन केवल भीड़ कहलाता है, सामाजिक समूह नहीं। क्योंकि आप देखें कि अगर किसी निश्चित ढांचे के अंतर्गत व्यक्तियों का संकलन नहीं होता है तो उसे हम भीड़ कह सकते हैं, उसे हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि जो भी सामाजिक समूह है वह सामाजिक समूह या जो व्यक्ति सामाजिक समूह में सम्मिलित है उन पर कुछ नियम, कुछ अप्रस्थित कुछ भूमिकाएं लागू होती हैं जो उन्हें एक निश्चित दायरे में बांधकर रखती हैं। और बिना इसके जो है व्यक्तियों के एकत्रीकरण को हम भीड़ कहेंगे, सामाजिक समूह नहीं कहेंगे। अगला देखें, तीसरा ऐच्छिक सदस्यता। अधिकांश सामाजिक समूह की सदस्यता अनिवार्य न होकर व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर करती है। अब यहाँ देखें तो समाज में जो अधिकांश सामाजिक समूह हैं उनकी जो सदस्यता होती है वह जो है अनिवार्य नहीं होती। इसका मतलब कि हम बाध्य नहीं है उसका सदस्य बनने के लिए, हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम उसके सदस्य होंगे या नहीं होंगे। ये अलग बात है कि कुछ ऐसे सामाजिक समूह हैं, जैसे हम प्राथमिक समूह की बात करें तो उसमें सदस्यता जो है वो अनिवार्य दिखाई देती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि अधिकांश सामाजिक समूह, सभी नहीं, अधिकांश सामाजिक समूह ऐसे हैं जिनकी सदस्यता जो है अनिवार्य नहीं होती है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसको ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। व्यक्ति अपनी आवश्यकता, क्षमता, इच्छा और रुचि के अनुसार किसी भी सामाजिक समूह का सदस्य बन सकता है। अब देखें तो व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार किसी भी सामाजिक समूह का सदस्य जो है वो बन सकता है। आगे देखें तो चौथा हमारी विशेषता आ जाती है और चौथी विशेषता कहती है कि निश्चित आकार। तो सामाजिक समूह का आकार निश्चित नहीं होता, निश्चित कह दिया हमने, अनिश्चित आकार। तो सामाजिक समूह का आकार निश्चित नहीं होता। जुड़े व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, जिनकी संख्या 2 से लेकर हजारों या लाखों में भी या उससे भी अधिक हो सकती है। अब यहाँ देखें, जो सामाजिक समूह होता है उसका आकार अनिश्चित होता है।
सामाजिक समूह का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। यह तय होता है कि उस समूह में कितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं। अगर अधिक व्यक्ति जुड़ते हैं तो वो समूह छोटा होगा, अगर बहुत अधिक व्यक्ति जुड़ जाते हैं तो वो समूह बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें आप देखें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, इसका मतलब 2 व्यक्ति जुड़ते हैं तो छोटा समूह होगा। हजारों व्यक्ति भी जुड़ सकते हैं, लाखों व्यक्ति भी जुड़ सकते हैं और लाख से अधिक व्यक्ति भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो इसी वजह से इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। पांचवा देखें, निर्माण का निश्चित आधार। निर्माण का निश्चित आधार। अब यहाँ देखें, प्रत्येक सामाजिक समूह के निर्माण का कोई ना कोई निश्चित आधार अवश्य होता है। जैसे रक्त संबंध, जाति समूह, लिंग, आयु समूह, क्षेत्रीय आधार, राष्ट्रीय आदि। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी सामाजिक समूह जो बनता है उसमें कोई ना कोई आधार अवश्य होता है, और उसी आधार के इर्द गिर्द जो है लोग क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। उसी आधार पर लोग क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। जैसे रक्त संबंध है, इसका मतलब कि रक्त संबंध रखने वाले व्यक्तियों का समूह एक प्रकार का सामाजिक समूह हो गया। उसी तरह जाति समूह, अपनी ही जाति के सदस्यों का समूह जो है सामाजिक समूह हो गया। उसी प्रकार देखें, लिंग के आधार पर महिला हैं, पुरुष हैं। आयु के आधार पर देखें आप जो है तो बालक हैं, युवा हैं, प्रौढ़ हैं, वृद्ध हैं। उसी प्रकार से क्षेत्रीय आधार पर देखें आप तो क्षेत्रीय आधार पर भी समूह बनते हैं कि भाई हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम बिहार के हैं, हम जो है दिल्ली के हैं, तो उस पर भी जो है समूह का निर्माण हो जाता है। राष्ट्र के आधार पर भी भाई हम भारत के हैं, हम अमेरिका के हैं, हम जो है इंग्लैंड के हैं। इस आधार पर भी समूहों का निर्माण होता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि निर्माण का कोई ना कोई निश्चित आधार होता है, बिना आधार के समूह का निर्माण नहीं होता। आगे देखें, छठवां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया। सामाजिक समूह के प्रत्येक सदस्यों के बीच अंतःक्रियात्मक संबंध पाया जाता है, जिसके लिए सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में बातचीत, सहयोग या संपर्क होना जरूरी है। अर्थात व्यक्तिगत संपर्क कोई आवश्यक शर्त नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें तो सामाजिक समूह जो होते हैं वहाँ देखें जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उनके बीच अंतःक्रियात्मक संबंध पाया जाता है। और यह अंतःक्रियात्मक संबंध जो है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से भी आमने सामने भी बातचीत हो सकती है या किसी अन्य माध्यमों से भी बातचीत हो सकती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी बातचीत हो सकती है। उसी तरह आप देखिए सहयोग हो सकता है, आमने सामने मिलकर भी सहयोग किया जा सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से भी सहयोग हो सकता है। संपर्क, इसका मतलब है कि भौगोलिक रूप से, शारीरिक रूप से निकट होकर भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है, दूर से भी संपर्क स्थापित किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी। अर्थात व्यक्तिगत संपर्क कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। सामाजिक समूह में व्यक्ति एक दूसरे से मिले प्रत्यक्ष रूप से या भौतिक रूप से, ये आवश्यक नहीं है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया व्यक्ति कर सकता है, मिलकर भी कर सकता है और बिना मिले भी कर सकता है। तो ये एक विशेषता हो गई सामाजिक समूह की। आगे आप देखें, पारस्परिक जागरूकता। ये कहा जा रहा है कि पारस्परिक जागरूकता, यहाँ देखें सामाजिक समूह के सदस्य एक दूसरे के अस्तित्व और क्रियाओं के प्रति जागरूक होते हैं और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। अब यहाँ जो समूह के सदस्य होते हैं वह एक दूसरे के अस्तित्व और क्रियाओं के प्रति जागरूक होते हैं। कहने का मतलब कि वो क्या कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं इसके प्रति व्यक्ति क्या होता है, जागरूक होता है और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से समरूपता स्थापित करता है। चूंकि एक ही आधार पर वो संग्रहित होते हैं, संगठित होते हैं और उसी के आधार पर वो एकरूपता, कहने का मतलब एक सामाजिक समूह के लोग या एक सामाजिक समूह के सदस्य अपने समूह के सदस्यों के बीच एकरूपता स्थापित करते हैं, जिसके कारण उनमें एक दूसरे के प्रति अपनापन, एकता और सहानुभूति की भावना पाई जाती है। और यही कारण है कि जो सामाजिक समूह के सदस्य होते हैं उनके बीच अपनापन पाया जाता है, एकता की भावना पाई जाती है, सहानुभूति की भावना पाई जाती है। चलिए आगे देखें, 8वां है सामूहिक आदर्श और नियम। सामूहिक आदर्श और नियम। प्रत्येक सामाजिक समूह के अपने कुछ खास मूल्य, मानदंड और व्यवहार के नियम होते हैं जिनका पालन समूह के प्रत्येक सदस्य को करना पड़ता है। अब यहाँ देखें तो समाज में जो भी सामाजिक समूह हैं उन सभी सामाजिक समूहों का अपना जो है खास मूल्य होता है, प्रथाएं होती है, परंपराएं होती हैं, सामाजिक मानदंड होते हैं, व्यवहार के नियम होते हैं जिनका पालन समूह के सदस्यों को करना होता है। इसका मतलब है कि जिस भी सामाजिक समूह के हम सदस्य होते हैं उसके अपने कुछ नियम होते हैं, मूल्य होते हैं, मानदंड होते हैं, व्यवहार के नियम होते हैं, उन सब का पालन हमें करना पड़ता है। आगे आप देखें, 9वां है साझा हित और उद्देश्य। साझा हित और उद्देश्य। एक सामाजिक समूह का निर्माण उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होता है जिनके हित
अथवा स्वार्थ एक दूसरे के समान हों। इसका मतलब है कि सामाजिक समूह का जो निर्माण होता है वो अक्सर उन्हीं व्यक्तियों से होता है जिनके सामान्य हित होते हैं या जिनका अपना स्वार्थ एक दूसरे के समान होता है। कहने का मतलब है कि हमारा हित, कहने का मतलब एक ही प्रकार का हित रखने वाले व्यक्ति जो है क्या करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। एक ही प्रकार का स्वार्थ रखने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। सामाजिक समूह के सदस्य किसी सामान्य लक्ष्य, रुचि या स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक साथ आते हैं। इसका मतलब कि सामाजिक समूह के जितने भी सदस्य हैं वो किसी सामान्य हित को लेकर, सामान्य लक्ष्य को लेकर, सामान्य रुचि को लेकर जो है एक साथ संग्रहित होते हैं। तो ये रहा सामाजिक समूह की विशेषता। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।